इन्वेस्टमेंट क्या होती है, किस तरह से होती है, हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह हमें डिसीजन लेने होते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स या कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक सीखी है। ऐसी सभी चीज़ों के लिए जो एडिशनल हम लोगों को सीखना है वो है हमारी मार्केट रिस्क। और ये मार्केट रिस्क के लिए हमारी कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल, मतलब कि जो हमारी पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए जिस तरह की रिस्क मार्केट में प्रिवेलिंग है उसके लिए हमें कितना रिटर्न मिलना चाहिए, ये बेसिकली कैलकुलेट करना हमारे CAPM मॉडल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। CAPM समझने से पहले कुछ चीज़ें, अब CAPM में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिस्क और रिटर्न्स, राइट। इसका मतलब ऐसा है कि से फॉर एग्जांपल आप मार्केट में किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए अगर चूज करने के लिए या उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को परचेज करने के बारे में सोचते हो तो आप दो चीज़ें ज़्यादातर कंसीडर करोगे। एक, उस इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए या परचेज करते वक्त हम कितनी रिस्क बेयर कर सकते हैं वो, और उसके अलावा हम लोग कितना रिटर्न वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से। और ये रिस्क और रिटर्न इन दोनों की जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हम लोग को यहाँ मार्केट में बीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखनी है। अब बीटा क्या है ये समझने के लिए मुझे बताओ कि आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, एक्सेल शीट एवरीवन? यस सर, स्क्रीन दिख रही है। ओके, गुड। तो बीटा पहले क्या है ये समझ लेते हैं। व्हाट इज बीटा? बीटा के लिए से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करते हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करते वक्त उसके लिए जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो रिटर्न रिस्क फ्री रिटर्न हम लोग कहते हैं, राइट, कि उसमें कोई भी रिस्क नहीं होती है। तो रिस्क फ्री रेट, ऐसा एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेके चलते हैं 6% हमारे रिस्क फ्री रेट है। जैसे कि अगर हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेस करते हैं, ट्रेजरी बिल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, या फिर अदर कोई फैक्टर्स होंगे जिसमें ज़ीरो रिस्क होगी, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना उतना तो बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ में जो एडिशनल रिटर्न्स होंगे वो रिटर्न्स भी आपको वहां पे मिलेंगे। तो उसे हम लोग कहते हैं रिस्क फ्री रेट, राइट। दूसरा ये होता है कि अगर आप उन्हीं पर्टिकुलर अमाउंट को उसी पर्टिकुलर अमाउंट को अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अलावा आप मार्केट में उसे इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट मतलब यहां पर हम लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में सोचेंगे, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, या फिर ओवरऑल जो हमारी रिस्क होगी उसके लिए, राइट। तो ये जो मार्केट में जो रिटर्न मिलने वाला होगा, मार्केट में जो रिटर्न मिलेगा, ये जाहिर सी बात है कि हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर उनके रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद हमें रिटर्न इस स्ट्रेटिफाइड परसेंट से ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये ज़्यादा मतलब कितना? तो ये स्टॉक मार्केट के रिटर्न हमारे मार्केट रेट से डिनोट होते हैं। किससे डिनोट होते हैं? मार्केट रेट, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है। अब रिस्क कैसे इन्वॉल्व होते हैं उसे समझते हैं। से फॉर एग्जांपल 6% ये हमारा रिस्क फ्री रेट है, और जो रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मार्केट रेट के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा रिस्क लेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोगों को 15% का रिटर्न मिलने वाला होगा। तो मार्केट रेट 15% है और रिस्क फ्री रेट हमारा कितना है? 6%। तो 15 और 6 इन दोनों में डिफरेंस कितना है?
तो 4 और यहाँ पे 5, तो टोटल 9% का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस हमारा है, ये डिफरेंस जो होता है ये हमारी रिस्क है, राइट। तो रिस्क के बेसिस पे, इतनी ज्यादा रिस्क अगर आप ले रहे हो, इतनी ज्यादा रिस्क के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके कंपैरिजन में आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए। अगर 9% रिस्क फ्री रेट 6% है और मार्केट रेट जो है वो 15% है, तो आप अगर 15% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो डिफरेंस जो 9% का ज्यादा रिस्क आप लोग ले रहे हो, तो उसके बेसिस पे हमें कितने रिटर्न मिलने चाहिए। तो ये रिटर्न हम लोगों को कैलकुलेट करने होते हैं हमारे बीटा के यूज से, राइट। तो ये रिस्क, बीटा, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिस्क, डिफरेंस और साथ ही साथ में बीटा। अब ये जो बीटा है, ये बीटा क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल हम लोग बीटा के बारे में देखते हैं, राइट। ये तो डिफरेंस तो आप लोगों को क्लियर एवरीवन, राइट, कि डिफरेंस क्या होता है। बीटा ये जो चीज है या फिर ये टर्म है, इसके लिए हम लोग कुछ सीखते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कोई अंडरलाइन सिक्योरिटी जो किसी स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है। हम लोग डायरेक्टली की बात करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी की शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट में, प्रिवेलिंग स्टॉक मार्केट में, वो है अभी 454 रुपीज, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो NSE, BSE ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है इन कंपनी के शेयर्स। हम लोग कंपैरिजन करने के लिए NSE जो इनके लिए बेसिक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो उनकी फ्लैगशिप इंडाइसेस है, दैट इज निफ्टी, इनके बेसिस पे 17,700 पे चल रही है जो पॉइंट्स है। और अगर और एक कोवेरिएशन कंसीडर करें, तो अगर यहां पर हम लोग बैंक निफ्टी कंसीडर करते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए क्या चीज होगी? तो बैंक निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 38,100 पे ट्रेड करते हुए हमें दिख रही है। तो बीटा क्या कहता है? बीटा मतलब हमारी अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है, हमारी जो मेन सिक्योरिटी जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं, उनका मार्केट के मूवमेंट के बेसिस पे जितनी रिस्क हो सकती है उससे कोरिलेशन कितना है। से फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बीटा जो है ये हमारा है 1.2। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जो बीटा है वो हमारा है 1.2। तो अगर निफ्टी की प्राइसेस में अगर 5%, अगर 5% का अगर डिक्रीज होता है निफ्टी की प्राइसेस में या फिर वैल्यू में अगर 5% का डिक्रीज होता है, तो हमारे लिए लगभग 885 पॉइंट्स का नुकसान निफ्टी के लिए होगा। वही अगर बैंक निफ्टी के लिए कंसीडर किया, तो बैंक निफ्टी के लिए यहां पर डाउन साइड मूव 1905 पॉइंट से देखने को मिलेगी, राइट। ये बेसिक डाउनवर्ड साइड मूवमेंट। तो बीटा का यूज कहां पर होता है? बीटा का मतलब होता है कि जो 5% निफ्टी या बैंक निफ्टी के शेयर प्राइसेस की मूवमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस का 1.2% चेंज हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए होगा। मतलब नॉर्मली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए 5% अगर ये निफ्टी का होगा, तो यहां 1.2% के हिसाब से नॉर्मली 5% इंटू 1.2%, अगर हम लोग यहाँ पे परसेंट के हिसाब से करते हैं तो कितना परसेंट होगा? कोई बता सकता है? 5 इंटू 1.2%, सॉरी परसेंट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हम लोग 5 लेके रखते हैं। 5% इंटू 1.2,
ये 1.2 बीटा जो है, इस बीटा के लिए, ये 1.2 बीटा जो है, इसके लिए अगर कैलकुलेशन देखें तो कैलकुलेशन में आप लोगों को यहां समझ में आएगा कि अगर 5% का चेंज है तो 5 इंटू 1.2 6, 5% इंटू 1.2, this into this, तो एक्चुअल में 6% का नुकसान हमें यहां पर हमारी स्टॉक में हो सकता है, जबकि निफ्टी 5% से कम हुई है, बट हमारा स्टॉक जो है वो 6% से। अगर ये 1.2 की जगह पे 1.4 होता तो 7% का नुकसान होता, राइट। ये 1.4 जो है ये हमारी रिस्क जो है ओवरऑल कोरिलेशन, जिसके बेसिस पे मतलब मार्केट में निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो चेंजेस होता है उससे ज्यादा अगर रिस्क यहां पर 5% का है तो यहां हमारे लिए वो 7% का रिस्क बनता है। और ये वेरिएशन कहां से बनता है, तो ये हमारी बीटा से बनता है। तो अगर हम लोग कोई स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे तो हम लोग क्या सोचेंगे, तो बीटा वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर फ्लक्चुएशंस देखा जाए तो फ्लक्चुएशन के लिए अगर हम लोग निफ्टी के बेसिस पे या फिर बैंक निफ्टी के बेसिस पे अगर 10% का यहाँ पर फॉल होता है तो लगभग हमें 14% का नुकसान यहाँ पर सहन करना होगा पर्टिकुलर अंडरलाइन सिक्योरिटी पे बीटा के बेसिस पे। अगर ये बीटा 0.2 होता तो 10% और 2, तो इसके मुकाबले मतलब निफ्टी अगर कितनी भी वेरिएशन हो तो इसके लिए हमारे लिए चेंजेस भी उसी हिसाब से होंगे। सो ये बीटा कैलकुलेशन जनरली जब हम लोग CAPM के कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो उनमें ये बीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया होता है, ये बीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिया होता है, राइट। इसका कैलकुलेशन के लिए एक अलग से पार्ट जो हमें दूसरे चैप्टर में सीखना है वो भी हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट बीटा, जिनके 3 अलग अलग मेथड है, उसमें से मोस्ट पॉपुलर 2 मेथड्स है, राइट। तो वो हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल के लिए जो बीटा और बीटा के बेसिस पे जो हमारी रिस्क पर्टिकुलर अंडरलाइन सिक्योरिटी की होती है वो आप लोगों को क्लियर हो ऐसा मैं समझ के चलता हूं। अब जब हम लोग रिस्क के बारे में सोचते हैं तो रिस्क यहां आप लोग देख सकते हैं कि 10% की डाउनवर्ड साइड मूवमेंट अगर देख रही है तो 1.2 के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए हमें 12% की यहां पर नुकसान हो सकता है। अगर यही सपोज निफ्टी की वैल्यू में 15% की अप मूव देखी तो हमें 18% का रिटर्न यहां पर मिल सकता है। सो नॉर्मली जो रिस्क लेकर बीटा के बेसिस पे मार्केट रिस्क के ज्यादा मतलब ये जो 9 है ये 9% जो हम लोग ज्यादा रिस्क ले रहे हैं उसके मुकाबले हम लोगों के बीटा कैलकुलेशन के बेसिस पे जो रिटर्न हमें एक्सपेक्टेड मिलने चाहिए इसका कैलकुलेशन करना मतलब होता है CAPM कैलकुलेशन, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैलकुलेशन। एवरीवन, अगर ये बीटा का यूज समझ में आया हो तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, द सेकेंड थिंग जो कि हमारी डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क फ्री रेट एंड मार्केट रेट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बेसिस पे। अब अगर जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी के लिए जो बीटा यहाँ पर 1.2 कंसीडर करके चल रहे थे, तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं बीटा, ये बीटा हमारा है 1.2। तो इनके बेसिस पे अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा जो मार्केट रिस्क है इनके बेसिस पे। तो सिंपल कैलकुलेशन किस तरह से बनते हैं वो समझ, ओरल कैलकुलेशंस। जो हमारा रिस्क फ्री रेट है वो रिस्क फ्री रेट दैट इज RF, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इनटू डिफरेंस। मैं यहां सिर्फ डिफरेंस लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग यहां पर सामने देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है, राइट।
तो RF कितना है? 6% हमारा रिस्क फ्री रेट है, राइट। बीटा कितना है? 1.2 है। और RF कितना है? सॉरी, डिफरेंस कितना है? तो ये हमारा 9%। तो अल्टीमेटली हमारे लिए जो कैलकुलेशन बनेगा वो 6 प्लस 1.2 इंटू 9%, 10.8, और अल्टीमेटली दिस प्लस दिस विल बी आर रिटर्न। अगर हम इसे कुछ इस तरह से सेंटर में लिखे रखें, रिस्क फ्री रेट जो कि यहां पर है RF, ये हमारा RF है। मार्केट रेट जो होता है, इन दोनों का डिफरेंस, रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमारा डिफरेंस यहां पर DIF करके आएगा, राइट। सो 16.8 जो है, ये 16.8 हमारे लिए एक्सपेक्टेड या मार्केट के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न जो सिंपली हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट किया, वही कैलकुलेशन हमारे लिए होता है CAPM कैलकुलेशन, दैट इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे कैलकुलेशन। अब जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसमें बीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, उसमें बीटा ऑलरेडी कैलकुलेटेड था। बीटा के बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होंगे, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे हमें एक्चुअल में वैल्यूज जो होंगी उन वैल्यूज पे कंसीडर करना होता है कि हमें मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जो गिवन इंफॉर्मेशन है, उन गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर मार्केट में अवेलेबल जितनी भी सारी इन्वेस्टमेंट्स है या जिसके लिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है, से फॉर एग्जांपल हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये कैलकुलेशन कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ये 16.8 हम लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग रिस्क ले रहे हैं और रिस्क के बेसिस पे, कैलकुलेशन के बेसिस पे बीटा को यूज करके हम लोग रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 16.8% के लिए, और ये 16.8% के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर जो है ये एक्चुअल में मार्केट में रिटर्न्स अभी तक फिलहाल के लिए दे रहे हैं 21% का। अभी तक के लिए फिलहाल के लिए जो रिटर्न मिल रहे हैं वो एक्चुअल में 21% का रिटर्न मिल रहा है। ये हमारा ये हमारी 3 मंथ्स का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 1 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड में हमें यही रिटर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक्चुअल में प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ये हमारे लिए 18% के रिटर्न दे रहे हैं। अगर हम लोग 3 इयर्स के बारे में सोचें तो 3 इयर्स में ये हमें 16.5% के रिटर्न दे रहे हैं, और अगर 5 इयर्स के बारे में सोचें पास डेटा के लिए तो 5 इयर्स के लिए ये हमें सिर्फ और सिर्फ 15% का रिटर्न दे रहे हैं। तो जब हम लोग प्रीवियस जो हमारी ट्रेंड है या जो परफॉर्मेंस है अंडरलाइन सिक्योरिटी के लिए, जिसके लिए हम लोग CAPM कैलकुलेशन करते हैं, उन पास्ट रिकॉर्ड के लिए जो वेरिएबल हम लोग कंसीडर करेंगे, चाहे वो 3 महीने का हो, 1 साल के लिए हो, 3 या 5 साल के लिए हो, इनको हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि प्रीवियस 1 ईयर के बारे में हम लोग सोचें, तो प्रीवियस 1 ईयर में अगर अंडरलाइन सिक्योरिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18% के रिटर्न दिए तो इस साल भी 18% के रिटर्न हो सकते हैं, और एज पर आवर कैलकुलेशन 16.8% का रिटर्न हमें मिलना चाहिए, और मार्केट में एक्चुअल मिल रहा है 18% का रिटर्न। सो ओवरऑल अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इस अंडरलाइन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना ये हमारे लिए फेवरेबल होगा।
अगर वही हम लोग 5 साल के बारे में सोचेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न से एक्चुअल रिटर्न कम मिल रहे थे, तो वो हमारे लिए एडवर्स होगा। तो इसमें हम लोगों ने सिक्योरिटी सेल करनी चाहिए। अगर सपोज यही हम लोगों को जीरो एग्जैक्ट फिगर अगर मिलती, करंट अगर रिटर्न्स अगर हम लोग देखते तो करंट रिटर्न हमारी 16.8 ही आ रही है फॉर एग्जांपल, तो हमारे लिए जो जीरो बन जाएगा, ये जीरो हमारे लिए क्या होगा, एक्चुअल में कैलकुलेशन, जो कि यहां पर हम लोग सिक्योरिटी नो लॉस नो प्रॉफिट सिचुएशन पे इन्वेस्टमेंट की है हम लोगों ने। तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट सस्टेन करना चाहिए, होल्ड करके रखनी चाहिए, या फिर हम उसे बेच देंगे, राइट। सो ये जो कैलकुलेशन है, से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इनको अलग अलग केसेस मानते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 4। सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड माइनस एक्चुअल, जो मिला ये कैलकुलेशन यहां पर जीरो था। अगर हम लोग यहां केस में चेक करें तो 16.8 माइनस 18 यहां पर नेगेटिव आया। अगर हम लोग वही कैलकुलेशन नीचे के दो अलग अलग पॉइंट्स पे कंसीडर करें तो यहां पर भी प्लस है। देन नेक्स्ट आता है और 16.8 माइनस, राइट। सो इस केस में जो कैलकुलेशन हम लोगों ने अभी एक्सेल में देखा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न माइनस द एक्चुअल रिटर्न, जो ज्यादा हमारी एक्चुअल से ज्यादा हम लोगों को जो मिलता है, इसके लिए अगर ये हमारे जीरो, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव होंगे, राइट, तो इनके बेसिस पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेंगे। क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसे उस सिक्योरिटी को परचेस करना चाहिए, सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो जो बीटा कैलकुलेशन हम लोग आगे चल के सीखने वाले हैं, उस बीटा के यूज से जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं और एक्चुअल के साथ कंपेयर करके जो वैल्यूज यहां पर मिलती है, इन्हें हम लोग कहते हैं अल्फा। और ये अल्फा हमारे लिए एक्चुअल में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीएपीएम में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हमें कंपैरिजन पूछा गया तो हम लोग वहां उसमें डिसीजन लेने के लिए अल्फा का यूज करेंगे। क्लियर? सो बेसिकली एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना मतलब हमारे लिए सीएपीएम कैलकुलेशन होगा। बट जिस तरह से एक्सप्लेनेशन करते वक्त, आपको सिखाते वक्त इतना ढेर सारा एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें हम लोगों ने एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से इस तरह के रिटर्न कैलकुलेट किए। ऐसे तो एग्जाम में चलेगा नहीं, तो एक्चुअल में हमें इसके लिए लगता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला और एक सैंपल क्वेश्चन हम लोग सीएपीएम के लिए यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? ERX, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्स हमारे लिए क्या होगी? सिक्योरिटी, राइट। ERX इज इक्वल टू IRF, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉल्ड IRF, प्लस बीटा ऑफ एक्स, दैट इज व्हाट? बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स, इनटू ब्रैकेट RM माइनस IRF, दैट इज मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट, जो कि हमारा मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट। सो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोगों ने पहले ही यहां कैलकुलेट कैसे करते हैं वो दिखा है। सो सिंपली आप लोगों को जो अभी इजीली यहां पर कैलकुलेट ओरली करते आ सकता है, इसी को हम लोग फॉर्मूला बेसिस कैलकुलेशन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी एक्स विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज मार्केट रिटर्न्स दिए हैं 20%, रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 9%, बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स 1.8 या 1.1 या फिर 0.75 दिए हुए हैं, राइट। तो केस 1 के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं
if beta is 1.8, if beta is 1.8, हम लोग जरा बड़ा कर लेते हैं कि आप लोगों को भी ठीक से दिखाई दे। ठीक है, if beta is 1.8, रिस्क फ्री रेट। अब चलो आप लोग भी इजीली इसे कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करते वक्त आप लोगों को साथ में कैलकुलेशन करके आंसर भी देना है। रिस्क फ्री रेट जो क्वेश्चन है उसमें रिस्क फ्री रेट कितना है बताओ। तीनों केसेस में ये 9% स्टेबल रहेगा, सेम रहेगा, प्लस बीटा, बीटा कितना है 1.8 इनटू मार्केट रेट। अब मार्केट रेट यहां पर कितना है हमारा, तो मार्केट रिटर्न्स जो हमारे मार्केट रेट या मार्केट रिटर्न्स जो है ये हमारे हैं 20%, और आगे हम लोगों को बोला गया है कि माइनस रिस्क फ्री रेट जो कि हमारा होगा 9%। ये डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। राइट, सो इसके बेसिस पे, इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे बीटा और इन सभी को यूज करके फाइनल आंसर जो रिस्क फ्री रेट का मिलेगा वो कितना होगा 9 प्लस, चलो आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, सिंपल है। 20 माइनस 9 कितना हुआ 11, 1.8 यहां पर कांस्टेंट रहेगा, कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। देन नेक्स्ट 9 यहां पर कांस्टेंट रहेगा, तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू दिस। अगर हम लोग एक्सेल को लिंक करके रखते हैं इसके लिए भी 20 माइनस 9 11, then 28.8. very good, 9 plus 1.8 into 11, कितना कहा आपने 28.8. 28.8, राइट। सो अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन की स्टेप्स यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, इतनी सभी स्टेप्स अगर हम लोग थ्योरेटिकल एग्जाम देते तो हमें ये करना जरूरी था, बट अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम 1 मार्क के लिए अगर कंसिडर करते हैं तो इस केस में हमारे लिए रिटर्न्स जो होंगे वो रिटर्न्स ज्यादातर क्या करना है, तो यहाँ हम लोग को सिर्फ इसी के बेसिस पे जो हमारा बीटा होगा तो उनके लिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस तरह से कैलकुलेट करने हैं 28.8। सो इन केस अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया भी CAPM कैलकुलेशन के लिए, सिंपल इस तरह से क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी X, तो इसका मतलब है CAPM कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास में 3 वेरिएबल्स होंगे। 3 वेरिएबल्स कौन से, मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रेट और बीटा, राइट। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे पास में अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके बेसिस पे अगर हम लोग बीटा यहां पर चेंज कर देते, ये तो फर्स्ट केस हो गया, अगर हम लोग बीटा यहां पर चेंज करते 1.1 रखते तो बीटा की वैल्यू यहां पर भी 1.1 होती और बाकी सारी 9% और 20 माइनस 9 ये सिमिलर होता, तो हमारा रिटर्न जो है ये 21% होता डायरेक्टली यहां पर।
अगर यही हम लोग 0.75 रखते हैं तो हमारे रिटर्न 17.25 बन जाते हैं, राइट। तो अगर हम लोग कंसीडर करें तो मार्केट रिटर्न के बारे में, मार्केट रिटर्न्स के बारे में अगर देखें तो मार्केट रिटर्न्स 20% है, जिसमें हम लोग 11% का ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और ज्यादा रिस्क लेके भी हम लोगों को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ये हमें कम दिख रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेकर भी हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें कम दिख रहे हैं। इन केस ऑफ बीटा इज 0.75, इन केस बीटा इज 0.75, this is equal to this, right? अगर हम लोग बीटा के लिए 1.1 कंसीडर करते हैं तो हमें हमारे मार्केट रिटर्न से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर उसे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, यस वी विल बाय दिस सिक्योरिटी। इफ ये हमारे लिए 1.8 होता तो हम लोग और भी ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हमें मिल रहा है, राइट। तो इन केसेस में ओवरऑल हमें कुछ इस तरह से कैलकुलेशन करने हैं। सो एवरीवन, आई होप कि CAPM के जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पार्ट आप लोगों को क्लियर हो। एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? No sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो PDF फाइल या वर्ड फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उनके लिए अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहां देखो, ये हमारा सॉल्व क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। पहला 28.8, सेकेंड 21.10 एंड थर्ड 17.25%। ये सॉल्यूशन साथ ही साथ में बेसिक CAPM से जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया वो सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वर्ड फाइल में है। मैं आप लोगों के साथ ये वर्ड फाइल शेयर भी करूंगा।